हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। मैं आशा करता हूं कि आप सारे लोग बहुत अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई लिखाई भी बहुत अच्छे से चल रही है बच्चों। देखिए, आज हम लोग बात करने जा रहे हैं आपके जो इतिहास की किताब है। तो ये इतिहास की किताब का जो पहला चैप्टर है बच्चों, आपके इतिहास का पहला चैप्टर जो है वो यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय। यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय, ये पहला चैप्टर है और इसी से हम लोग शुरुआत कर रहे हैं। देखिए बच्चों, इसमें बहुत सारी घटनाएं हुई, कैसे हुई, क्या, मैं सब कुछ इसमें क्लियर कर रहा हूँ। तो मैं एक एक पॉइंट को नोट भी करा रहा हूँ। ये सारा कुछ आप अपनी कॉपी में नोट भी कर लें। ठीक है बच्चों, देखें हम बात करते हैं यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय। तो देखें पहले राष्ट्रवाद क्या होता है। ठीक है बच्चों, देखें राष्ट्रवाद, तो हम कह सकते हैं कि राष्ट्रवाद का अर्थ है, तो राष्ट्रवाद एक सामूहिक चेतना है जो एक विशेष भूभाग में रहने वाले लोगों में विशेष ऐतिहासिक परिस्थितियों में जागृत होती है। ऐसी सामूहिक चेतना के आधार पर ही आधुनिक राष्ट्रों का निर्माण हुआ है। और एक बात और ध्यान दें कि विश्व में राष्ट्रवाद के अंकुर सर्वप्रथम यूरोप महाद्वीप में दिखाई दिए। अर्थात पूरे विश्व में राष्ट्रवाद की शुरुआत अगर हम कहें तो कहाँ से शुरू हुआ बच्चों, तो यूरोप महाद्वीप से शुरू हुआ। अब आइए हम बात करते हैं कि यूरोप में राष्ट्रवाद का निर्माण। यूरोप में राष्ट्रवाद का निर्माण, और इसको हम हेडिंग के माध्यम से पढ़ेंगे बच्चों। तो राष्ट्रवाद के निर्माण में कई कारकों और घटनाओं ने सहयोग दिया, जिसका विवरण हम 8 हेडिंग के माध्यम से पढ़ेंगे, 8 शीर्षकों के माध्यम से पढ़ेंगे, जो कि बहुत महत्वपूर्ण है आपके लिए। तो देखिए, पहला हेडिंग हम बात करेंगे। तो पहला हेडिंग बन जाएगा चित्रों द्वारा जनतंत्र की कल्पना। ठीक है बच्चों, देखें चित्रों द्वारा जनतंत्र की कल्पना। 1848 में फ्रांसीसी कलाकार फ्रेडरिक सारियो ने 4 चित्रों की एक श्रृंखला बनाई। इस चित्र में सभी वर्ग एवं सभी उम्र के स्त्री पुरुष स्वतंत्रता की प्रतिमा की वंदना करते हुए जा रहे हैं। सभी के हाथ में मशाल और मानव अधिकारों का घोषणा पत्र है, जिसे देखिए आप चित्र में देख सकते हैं बच्चों। फ्रांस के लोग तिरंगा झंडा लिए हुए हैं, जबकि जर्मनी का झंडा काला, लाल और सुनहरे रंग का है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि 19वीं शताब्दी में यूरोप में राष्ट्रीयता के विकास में सारियो की यूटोपिया, जिसको हम कल्पना दर्श कहते हैं, अर्थात ये केवल कल्पना किया गया है जिससे कि देशभक्ति, राष्ट्रभक्ति की भावना का विकास हो, तो सारियो की यूटोपिया ने प्रेरणा का काम किया। ठीक है बच्चों, दूसरे हेडिंग के बारे में हम बात करेंगे। तो दूसरा हेडिंग रहेगा दार्शनिकों का योगदान। देखिए इसमें तो कुछ दार्शनिकों ने राष्ट्र की नई परिभाषा दी, जैसे अर्नेस्ट रेनन के अनुसार एक राष्ट्र लंबे प्रयासों, त्याग और निष्ठा का चरम बिंदु होता है। इन्होंने किसी भूभाग को राष्ट्र नहीं बताया, बल्कि उसमें रहने वाले लोगों को राष्ट्र बताया बच्चों। तो अर्नेस्ट रेनन की बात याद रखिएगा कि उस भूभाग में रहने वाले लोगों को इन्होंने राष्ट्र बताया। तो तीसरी बात कहें, फ्रांसीसी क्रांति। 1789 ईस्वी की फ्रांसीसी क्रांति आपको याद होगा, कक्षा 9 में पढ़ चुके हैं बच्चे वो। 1789 की फ्रांसीसी क्रांति, लुई 16वां और उसकी पत्नी मेरी अंतुमान, ये पढ़ चुके हैं आप कक्षा 9 में। तो फ्रांसीसी क्रांति 1789 ईस्वी की जो फ्रांसीसी क्रांति राष्ट्रवाद के विकास की दृष्टि से एक महत्वपूर्ण घटना मानी जाती है। यह क्रांति निरंकुश राजतंत्र के विरुद्ध एक बड़े स्तर पर विद्रोह था, और इस क्रांति ने न केवल फ्रांस में बल्कि यूरोप के अन्य देशों में भी राष्ट्रीय भावनाएं जागृत कर दी। बात करें चौथे हेडिंग के बारे में, तो बेल्जियम तथा यूनान की स्वतंत्रता बच्चों। देखें, यूरोपीय देशों में फैले राष्ट्रवाद के परिणाम स्वरूप छोटे छोटे अधीन राज्यों में स्वतंत्रता के लिए संघर्ष प्रारंभ हो गए। बेल्जियम हॉलैंड के अधीन था। फ्रांस में 1830 में हुई दूसरी क्रांति से प्रेरणा पाकर बेल्जियम के लोगों ने हॉलैंड से स्वतंत्रता प्राप्त करने के उद्देश्य से ब्रसेल्स से विद्रोह कर दिया बच्चों, और 1830 ईस्वी में ही बेल्जियम की स्वतंत्रता की घोषणा कर दी गई, अर्थात आज़ाद हो गया बेल्जियम। और इसी से प्रेरणा लेकर के देखिए यूनान में भी यही बात हुई। देखें यूनान में कैसी स्वतंत्रता मिली। तुर्कों के अत्याचारों से तंग आकर यूनान ने 1821 में विद्रोह कर दिया। तुर्की के सुल्तान ने विद्रोहियों के विरुद्ध कठोर कार्रवाई भी की। लगभग 10 वर्षों तक संघर्ष चलता रहा बच्चों, और अंततः
1832 में कुस्तुनतूनिया समझौते के अनुसार यूनान था, यूनान को एक स्वतंत्र देश मान लिया गया। याद रखिएगा कौन सा समझौता? कुस्तुनतूनिया समझौता के द्वारा यूनान जो है स्वतंत्र हुआ। अब इस बात को जो है एक फ्रांसीसी चित्रकार डेलाक्रोआ ने अपने एक चित्र के माध्यम से तुर्कों के अत्याचारों को केंद्र बिंदु बनाते हुए यूनानियों के लिए सहानुभूति जगाने की कोशिश की है। आप इस चित्र में देख सकते हैं बच्चों, चित्रकार डेलाक्रोआ। आगे हम बात करें 5वें हेडिंग के बारे में, रोमानीवाद। देखिए रोमानीवाद क्या होता है? राष्ट्रीयता का विकास केवल युद्धों और क्षेत्रीय विस्तार से नहीं हुआ, राष्ट्र के निर्माण में संस्कृति ने भी एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। भाषा, कला, काव्य, कहानियों, किस्से और संगीत ने राष्ट्रवादी भावनाओं को विकसित करने में सहयोग दिया बच्चों। तो आगे हम बात करें तो आगे हम कह सकते हैं कि आमतौर पर रोमानीवाद में तर्क, वितर्क और विज्ञान की महिमा मंडल की आलोचना की गई और उसकी जगह पर क्या किया गया बच्चों? तो भावनाओं, अंतर्दृष्टि और रहस्यवादी भावनाओं पर जोर दिया गया। चलिए 6वें पॉइंट पे हम बात करते हैं। 6वां जो हेडिंग होगा आपका, नेपोलियन की भूमिका, बहुत इंपॉर्टेंट। 1789 की फ्रांसीसी क्रांति के परिणाम स्वरूप अब जान चुके हैं, कक्षा 9 में पढ़ चुके हैं बच्चों कि बूर्बो वंश के शासक लुई 16वां और उसकी पत्नी मेरी आंतोवान को मौत के घाट उतार दिया गया था तथा फ्रांस में राजतंत्र का अंत हुआ और गणतंत्र लागू किया गया। गणतंत्रात्मक संविधान के अंतर्गत शासन का संपूर्ण भार डायरेक्टरी सभा को सौंप दिया गया, जिसे 1799 में फ्रांसीसी सेना का जो सेनापति था कौन? नेपोलियन बोनापार्ट। तो नेपोलियन बोनापार्ट ने इस डायरेक्टरी सभा को भंग करके 1804 में स्वयं फ्रांस का सम्राट बन गया था। इतनी बात आपको याद है। नेपोलियन, अब देखिए नेपोलियन ने फ्रांस में क्या क्या सुधार कार्य किया। इसने 2 कार्य किए हैं फ्रांस में, एक सुधार कार्य भी किया है बच्चों, एक नकारात्मक भी कार्य किया है। तो देखिए पहले हम बात करेंगे सुधार कार्य की। तो 1804 में ही इन्होंने एक संहिता बनाई, एक कानून बनाया जिसे नागरिक संहिता या नेपोलियन संहिता कहा जाता है बच्चों। इसके अनुसार हम कह सकते हैं कि जन्म पर आधारित विशेषाधिकार समाप्त कर दिया गया, सामंती व्यवस्था को समाप्त कर दिया गया, किसानों को भू दासत्व और जागीरदारी शुल्कों से मुक्ति दिलाई गई, यातायात और संचार व्यवस्था को सुधारा गया, एक समान कानून, मानक भार एवं नाप एवं एक राष्ट्रीय मुद्रा लागू किया गया बच्चों। पूरे देश में एक मुद्रा लागू किया गया। लेकिन इसके साथ ही नेपोलियन ने कुछ नकारात्मक भी कार्य किए, जिससे फ्रांस के लोगों का प्रारंभिक जो उत्साह था उसके प्रति वह निम्न कारणों से दुश्मनी में बदल गया। नफरत करने लगे फ्रांस के लोग नेपोलियन से इन कार्यों के द्वारा। कौन कौन से कार्य रहे नकारात्मक कार्य? तो पहले नंबर पे कह सकते हैं सेंसरशिप। सेंसरशिप क्या होता है बच्चों? स्वतंत्र विचारों पर प्रतिबंध लगाने के लिए नेपोलियन ने सेंसरशिप लागू कर दी, जिसके द्वारा सरकार के विरुद्ध आवाज़ उठाने पर कड़े दंड का प्रावधान था। दूसरे नंबर पे हम कह सकते हैं करों में वृद्धि। नेपोलियन ने सत्ता संभालते ही करों में बढ़ोतरी कर दी, जिससे जनता बेहाल हो गई। तीसरी बात करें प्रशासनिक असमंजस। नेपोलियन ने एक बड़े भूभाग को फ्रांस में सम्मिलित कर लिया था, परंतु प्रशासनिक सुधार ठीक ढंग से लागू न होने के कारण जनता असंतुष्ट हो गई और नाराज हो गई नेपोलियन से। चौथे नंबर पे बात करें फ्रांसीसी सेना में जबरन भर्ती। नेपोलियन द्वारा शेष यूरोप को जीतने के लिए फ्रांसीसी सेना में जबरन भर्ती से लोगों में नेपोलियन के प्रति आक्रोश भरने लगा। तो ये सब ऐसे कार्य थे जिससे फ्रांस की जनता नाराज हो गई नेपोलियन से बच्चों। तो इसको हम नकारात्मक कार्य में रखते हैं। आगे देखिए नेपोलियन द्वारा किए गए युद्ध। नेपोलियन ने 1805 में ऑस्ट्रिया, 1806 में प्रसा और 1807 में रूस को पराजित करके अपनी ख्याति के शिखर पर पहुंच गया। देखिए 1804 में सम्राट बना, 1805 में ऑस्ट्रिया को हराया, 1806 में प्रसा को हराया, 1807 में रूस को हराया बच्चों। लेकिन अगर हम बात करें तो मित्र राष्ट्रों ने इसे 1813 में लाइप्सिग के युद्ध में और 1815 में वाटरलू के युद्ध में अंतिम रूप से पराजित कर दिया। अर्थात मित्र राष्ट्रों से ये 2 युद्ध हार गया। 1813 में लाइप्सिग का युद्ध, 1815 में वाटरलू का युद्ध जो है
ये हार गया बच्चों नेपोलियन ने। किससे? मित्र राष्ट्रों से। और एक बात ध्यान देना है आपको कि उस समय मित्र राष्ट्रों में रूस, ब्रिटेन, प्रसा और ऑस्ट्रिया शामिल थे। फ्रांस उस समय जो है मित्र राष्ट्रों में शामिल नहीं था, याद रखिएगा, क्योंकि फ्रांस का ही ये सम्राट था नेपोलियन। तो अंतिम रूप से इसको हरा दिया गया वाटरलू के युद्ध में 1815 में। इसके बाद नेपोलियन जो है सेंट हेलेना द्वीप में निर्वासित कर दिया गया, जहां 5 मई 1821 की मृत्यु हो गई बच्चों। आइए हम देखते हैं इसके मृत्यु के बाद क्या हुआ। तो हम देखें कि रूढ़िवादी विचारधारा या इसी को हम कहते हैं वियना कांग्रेस 1815। देखो बच्चों, वियना नाम का एक देश है, एक स्थान है जो ऑस्ट्रिया देश में है। तो यहीं पे एक सम्मेलन हुआ जिसको हम वियना कांग्रेस 1815 कहते हैं। तो 1815 में ब्रिटेन, रूस, प्रसा और ऑस्ट्रिया, ये जो मित्र राष्ट्र थे, जैसे यूरोपीय शक्तियों ने मिलकर नेपोलियन को हराया था। इन देशों के प्रतिनिधि नेपोलियन से एक समझौता तैयार करने के लिए वियना में मिले। इस सम्मेलन की मेज़बानी ऑस्ट्रिया के चांसलर मेटरनिख ने की बच्चों। और एक बात और ध्यान रखना है आपको, मेटरनिख ने एक टिप्पणी की थी, क्या? फ्रांस जब छींकता है तो बाकी यूरोप को सर्दी जुकाम हो जाता है, याद रखिएगा। ये टिप्पणी किसकी है? तो मेटरनिख की है। इस संधि में क्या हुआ देखें, तो इस संधि के अनुसार फ्रांसीसी क्रांति के दौरान हटाए गए बोर्बो वंश को पुनः सत्ता में बहाल कर दिया गया। दूसरे पॉइंट में क्या है कि नेपोलियन द्वारा जीते गए क्षेत्रों को फ्रांस से वापस ले लिया गया। जो भी नेपोलियन जीता था उसको वापस ले लिया गया। अगली बात करें तो फ्रांस की सीमाओं पर कई राज्य कायम कर दिए गए ताकि भविष्य में फ्रांस विस्तार ना कर सके बच्चों। इसको मैप में आप देख सकते हैं। तो ये बात रही नेपोलियन की। तो ये सब जो है रहा नेपोलियन के बारे में। अब आगे हम बात करते हैं 8वां पॉइंट, 8वां हेडिंग जो है 1848 की उदारवादियों की क्रांति। अब देखिए बच्चों, पुनः फ्रांस में बोर्बो वंश का शासन हो गया नेपोलियन की पराजय के बाद। लेकिन अब देखें तो 1848 में क्या हुआ, उदारवादियों की क्रांति हुई। तो बोर्बो वंश के राजा जिन्हें 1815 के बाद हुए रूढ़िवादी प्रतिक्रिया के दौरान सत्ता में बहाल कर दिया गया था, जान ही रहे हैं आप। इन्हें अब उदारवादियों ने उखाड़ फेंका, अर्थात हम कह सकते हैं कि फ्रांस के सम्राट को सिंहासन छोड़ना पड़ा और फ्रांस में गणतंत्र की स्थापना हुई। ठीक है बच्चों, तो ये 8 हेडिंग रहे। इन्हीं 8 हेडिंग के माध्यम से हम जो है कह सकते हैं कि यूरोप में ये राष्ट्रवाद का विकास हुआ, उदय हुआ या निर्माण हुआ। यही 8 जो है कारण रहे। ठीक है बच्चों, तो मैं आशा करता हूँ कि ये सारी बातें आपको समझ में आई होंगी। ये सारा कुछ जो है अपनी कॉपी में आप नोट कर लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा और 2-3 बार वीडियो को सुन लीजिएगा। सारी बातें आपको याद हो जाएंगी बच्चों। ठीक है, तो आगे इटली का एकीकरण, जर्मनी का एकीकरण हम अगले वीडियो में देखेंगे। और आज हम यहीं पे इसको एंड कर रहे हैं। इसको अच्छे से आप लोग कर लीजिएगा। अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो फिर कमेंट में हमको बताइएगा, कमेंट करके। ठीक है बच्चों, ओके, थैंक यू।